फटाफट फटाफट आंसर करें जल्दी से और आगे बढ़े। आपको बताना है न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसमें वह असंवैधानिक घोषित करता है किसको, कमेंट कीजिए जल्दी से। जुडिशियल रिव्यू में किसको क्या किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस किया जाता है, बताएं। कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को, विधायिका के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, और विधायिका के किसी भी अधिनियम या कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? द जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल any order of the executive, any decision of the lower court, any law made by the legislature, any act of the legislature or any order of the executive। क्या है सही आंसर, कमेंट कीजिए सभी बच्चे। कुछ बात समझ में भी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है भाई, बताइए जल्दी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे जल्दी बताइए, क्या आप सब सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया है, चलिए भाई। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस में, आर्टिकल 13 के अंदर है बेसिकली। और अब क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड पार्ट है। बात समझ में आई? यानी कि ये जो मूलभूत संरचना का सिद्धांत जो आता है 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, याद रखना है, इस जुडिशियल रिव्यू को क्या किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसको आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए, 368 का इस्तेमाल करते हुए संविधान संशोधन करके इसको हटाया नहीं जा सकता। बात समझ में आई? इसको कम नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी संसद कानून बनाएगी, ठीक है कि नहीं, यानी जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, लॉ फॉर्मेशन का काम करेगा, और साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करती है, बात समझ में, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करती है या कुछ कैसे भी इंप्लीमेंट करती है, तो उसकी क्या देखी जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी, उसकी संवैधानिकता को चेक किया जाएगा। और अगर वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसमें जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो क्या किया जाएगा, उस कानून को, उस लॉ को, उस नियम को निल एंड वॉइड किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय हैं बेसिकली, और अभी क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, वो किन्हीं बातों से क्या है, अवेयर नहीं है, या उनको ठीक से बात समझ में नहीं आई है, कानून के बारे में अप्रोप्रिएट उनको जानकारी नहीं, जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में क्या है, संविधान उनको आर्टिकल 19 के थ्रू क्या देता है, ये हक देता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को। लेकिन उसको ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि भैया तुम्हारी औकात क्या है। कलेक्टर महोदय अगर ऐसे कहेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जरा बताओ कैसे काम चलेगा, है ना। आप भी सब अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को सर्व करने जा रहे हैं। आपकी ड्यूटी क्या है, लोगों को सर्व करने की, उनकी सेवा करने की, उनको जो भी समस्याएं, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए आप जा रहे हैं। और अगर आप उनके साथ में ऐसे बेअदबी से बात करेंगे, ठीक प्रकार से अगर बात नहीं करेंगे, उनकी बात को सही से सुनेंगे नहीं, तो जरा मुझे बताइएगा ऐसे अधिकारी बनने का फायदा क्या है, ऐसी सरकार होने का फायदा क्या है। आपको भी ड्यूटी है कि अगर आपसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी ठीक से बर्ताव ना करे, आपसे ठीक से बात ना करे, तो जरा बताओ उसको भैया कि आप पब्लिक जो है सर्वेंट हैं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, है ना। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से बिहेव करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ना बैठाया हुआ है। बात समझ में आई? चाहे आप IAS अधिकारी क्यों ना है, कोई भी है, आप मुख्यमंत्री क्यों ना है, आप चाहे कोई मिनिस्टर ही क्यों ना है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? आम जनता से आपको बहुत तहजीब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के दम पे आप इधर बैठे हुए हैं, है ना। तो आपकी ये ड्यूटी है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जरूर याद रखेंगे आप सारे बच्चे। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो आंसर हो जाए क्या है, जो भी विधायक है, लेजिस्लेचर है, उसने कानून बनाते समय प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं किया है, संविधान के अनुरूप जो है बेसिकली वो चली है नहीं चली है। और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। बात समझ में आई? क्योंकि जितने भी स्कीम्स हैं उनको
जितने भी अधिकारी हैं, है ना, स्पेशली अगर हम बात करते हैं आईएएस के बारे में, तो वही तो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो याद रखना है आपको विशेष तौर पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए। भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। फटाफट से बताना है आपको। कुछ रिट राइट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं क्या है सही जवाब। सभी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश या मैंडेमस जारी नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश या मैंडेमस जारी नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा है आपको, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा या को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। क्या है सही आंसर, कमेंट करें जल्दी से। फटाफट बताइएगा क्या है सही आंसर। 1 और 2, 2 3, केवल 1 और 3 और 1 2 3, कमेंट कीजिए क्या है सही जवाब। चलिए आ जाएगा भाई दीपांशु, टाइम लगेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, लेकिन प्रयास करते रहे, आपको आ जाएंगी बातें, समझ में आ जाएंगी। पैदा होते ही जो है रॉकेट उड़ाना नहीं आता है भाई मिस्टर दीपांशु, पता है क्या है कि नहीं। कोई बच्चा अगर आकर के पैदा ही हुआ है और उसके बाद वो कहे कि भाई नहीं तेरे को इसरो का चेयरमैन बना दिया जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं होता है। तो चीज़ों को समझने में क्या लगता है, वक्त लगता है ना, टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ABC सीखना पड़ता है, उसके बाद में तो बाकी चीज़ें कैलकुलेशंस आती हैं, फिर A+B का होल स्क्वायर आता है, फिर क्यूब आता है, फिर उसका स्क्वायर के अलावा फिर उसको 4 टाइम। तो ये धीरे धीरे ना ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो चिंता ना करें, बस लगे रहें, ठीक है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, दिशा, डायरेक्शन, दिशा पकड़ लीजिए, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर आपकी दिशा सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, लक्ष्य आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बस प्रयास करते रहिए, है ना। बस इतनी सी बात है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो प्रयास है आज से कल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, कम नहीं होना चाहिए। हर हाल में आज से आपका प्रयास कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आप जीवन से चाहते हैं वो आपको अवश्य हासिल होगा, मिलेगा। चलिए आंसर करें जल्दी से। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है भाई, याद रखना है आपको डी इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, परमादेश के बारे में, तो ये परमादेश जो होता है बेसिकली याद रखना है किसी के लिए हो सकता है। परमादेश जनरली तो किसके लिए होता है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को होता है, गवर्नमेंट्स को हो सकता है, या उसको कोई भी जिसको सार्वजनिक काम दिया गया है उसके लिए क्या हो सकता है, इसको इश्यू किया जा सकता है कि हम आदेश दे रहे हैं, वी आर ऑर्डर्स, है ना, हम आदेश देते हैं। अब समझिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 126 के अंदर कौन, हाई कोर्ट के पास में रिट राइट होते हैं, रिट इशू करने की शक्ति होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है आपको, जो मैंडेमस होता है बेसिकली, परमादेश जो होता है बेसिकली वो क्या है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं जो है बेसिकली जारी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोई पब्लिक माइंडेड अगर हम बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा जो है, को वारंटो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया जाता है, को वारंटो का अधिकार किस केस में किया जाता है, कोई भी अगर व्यक्ति है बेसिकली और वो अगर पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है तो उससे माननीय न्यायालय पूछ सकता है, वाई व्हाट वारंट और अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट लेटर यू होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब आपके पास क्या वो अधिकार, वो प्राधिकार, वो अथॉरिटी है जिसकी आधार पे आप क्या करते हो, ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखे हो। तो ये याद रखना है आपको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या भाई, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की कक्षा का क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए जल्दी आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या सही जवाब है, फटाफट से बताएं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट बताइएगा क्या है सही आंसर। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी बताइए भाई। चलिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात याद रखना है आपको, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपने निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति होती है, हाई कोर्ट्स के पास में नहीं होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से क्या किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एक्टिव जज की बात की जा रही है, ठीक है कि नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर मान लेते हैं जज महोदय नहीं है, तो कुछ वक्त के लिए जब तक कि परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती है, तो क्या किया जा सकता है, जो एक्टिव जजेस हैं उनको क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है, ए इज ओनली द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं।